23 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज दिन है फ्राइडे। दिन की शुरुआत करना चाहूंगा मार्क ट्वेन के कोट के साथ, ह्यूमर इज मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। मुझे ये नहीं पता है कि ह्यूमर से प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं या नहीं, लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं आपको बता सकता हूं और वो ये है कि प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके अंदर ह्यूमर है तो उस प्रॉब्लम की इम्पैक्ट जो आपके ऊपर होगी, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, जो भी इम्पैक्ट है, इमोशनली, ये इम्पैक्ट जो है वो निल हो जाएगी बिकॉज ऑफ ह्यूमर। थिंक अबाउट इट। विद दिस डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है। 26 अक्टूबर तक ये नवरात्रि सेल चलेगा। एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें। दिस इज नवरात्रि 5। और स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, नवरात्रि सेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा पहला जो टॉपिक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, व्हाई वी नीड मोबिलिटी। हमें मोबिलिटी की आवश्यकता क्यों है। आपको ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के बाद जो है दुनिया बदल चुकी है, देश बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले ऑफिस जाकर करते थे आजकल वो आप घर बैठकर भी कर सकते हैं। तो क्या लोगों को ऑफिस जाना बंद कर देना चाहिए? क्या ज़्यादा से ज़्यादा काम घर से ही होना चाहिए? अगर स्कूल में जाने आने के लिए बसेस और ये सारी चीज़ों की आवश्यकता रहती है और घर पर भी पढ़ाई हो सकती है, इनफैक्ट अलग अलग डाइवर्स मटेरियल से एक बच्चा जो है वो पढ़ाई कर सकता है। तो क्यों ना हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। क्लाइमेट चेंज और दूसरे ऐसे रिस्क भी हैं, तो अगर बच्चे घर पे ही पढ़ाई करेंगे, लोग घर से ही काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आई एम नॉट सेइंग 100%, लेकिन लेट्स से 50%, तो उतना ट्रैवलिंग कम होगा, उतना पोल्यूशन कम होगा, राइट, उतने एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो ये सारी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं। 2012 में जॉन ओरी ने एक पेपर पब्लिश किया, इसका नाम था मोबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी। इस पेपर में जॉन ओरी ने यह प्रश्न पूछा कि व्हाई एट ऑल पीपल नीड टू ट्रैवल विद द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम वीडियो में एक दूसरे को देख सकते हैं, राइट, बातें हो सकती है एंड मैसेजेस के माध्यम से बात हो सकती है। तो कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही इजी हो चुका है। तो फिर ट्रैवलिंग की क्या आवश्यकता है? क्यों इतना समय हम खराब करें? एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, एक प्लेन की टिकट जब हम परचेज़ करते हैं तो हमें उस परचेज़ करने के बाद हम उनके गुलाम बन जाते हैं कि हमें उनकी वेट करनी पड़ती है। सेम थिंग गोज़ विद द ट्रेन, सेम थिंग गोज़ विद द बस। तो ऐसी चीज़ें हमने आज तक क्यों की, राइट। और ई कॉमर्स जो हैं, से सारी चीज़ें जो भी लग्जरीज़ हैं, जो भी नेसेसिटीज़ हैं, वो आपके डोर स्टेप तक पहुंच सकती हैं। तो फिर हमें ट्रैवलिंग की और इन सारी चीज़ों की आवश्यकता क्यों है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले एक मीन्स इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, या फिर जो जनरली जिनको कहते हैं जेट सेटर्स, राइट। जेट सेटर्स यानी कि वे सारे लोग जो प्लेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर यह महसूस किया कि बहुत सारा प्रोडक्टिव काम जो है वो जूम पर भी किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लेकिन उनके क्लासेस जो हैं, राइट, वो तो चलते रहे ऑनलाइन। इसके अलावा ट्रांस कॉन्टिनेंटल फैमिलीज़ जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा परिवार जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। तो लॉकडाउन के बाद मीन्स उससे पहले भी बातचीत तो ऑफ कोर्स होती रहती है, लेकिन ये वीडियो कॉलिंग जो है वो बढ़ गए आफ्टर दिस लॉकडाउन। आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुनी होगी, रिलीजियस सेरेमनीज, राइट, ऑनलाइन मैरिजेस। अब ये कैसे होते हैं हम नॉट श्योर, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो ए रियलिटी कि ऑनलाइन मैरिजेस हो रहे हैं। भगवान के दर्शन जो हैं पहले हम करने के लिए जाते थे अलग अलग जगहों के ऊपर, फॉर एग्जांपल तिरुपति का मंदिर है या फिर शिव जी का कोई मंदिर है। तो अब उनके जो मंदिर हैं उन्होंने भी ये हर रोज़ फ़ोटोज़ जो हैं, हर रोज़ के श्रृंगार का फ़ोटो जो है वो व्हाट्सएप में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में वो शेयर कर देते हैं। लाइव आरती देखने को मिलती है। तो ये सारे बदलाव हुए हैं। तो क्या हमें ऐसे ही चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए? और डोनेशन अगर आपको देना है देन यू कैन गिव ऑनलाइन, वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है।
द आंसर इज़ नो। अगर आप बहुत सारे लोगों को पूछे जो पहले ऑफिस जाते थे, कुछ टाइम तक उन्होंने जब घर पर काम किया तो उनको बहुत मज़ा आया, बिकॉज दिस वॉज ए न्यू चेंज फॉर देम कि घर से काम करना, जब चाहे तब आप खा लीजिए कुछ, सो लीजिए थोड़ा बहुत, परिवार के लोगों के साथ बात कर लीजिए, फिर से आप अपने काम में लग गए। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आती है, लेकिन फिर उसके बाद यू फील के आपके लाइफ में काम तो है लेकिन दूसरा कोई इंटरेक्शन नहीं है। ऑफिस जाना जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट गोइंग टू ऑफिस टू वर्क। हाँ, कुछ लोगों के जीवन में ये बर्डन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके जो कलीग्स हैं, जो कैंटीन में जाकर आप बातचीत होती है, कूलर टॉक्स जिसको कहते हैं, पानी के कूलर के पास भी बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं। तो ऑफिस में जो आपका स्टाफ है, ऑफिस के जो लोग हैं, वो भी आपके जीवन का पार्ट है। हम एक ऐसे ही दुनिया में रहते हैं जहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। लेकिन आई थिंक ऑफ कोर्स किसी के पर्सनल लाइफ में इतना कोई इंटरफियर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन वी कैन हैव दैट फ्रेंडली एनवायरनमेंट जहाँ पर हम काम करें, वहाँ पर एक हम अच्छे दोस्त तो डेफिनेटली हर किसी के साथ बन ही सकते हैं। तो ये अगर एनवायरनमेंट है आपका ऑफिस के साथ, ऑफिस में जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ अगर अच्छा ट्यूनिंग है, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है और कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ऑफिस जाना आना जो है वो आज बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो हैं, स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये वैकेशन को एंजॉय किया, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो आप छोटे बच्चों को पूछिएगा, दे मिस देयर बडीज़, राइट, दे मिस देयर फ्रेंड्स, वो जो स्कूल में जाकर यहाँ वहाँ खेलना, दौड़ना, राइट, टीचर की डांट खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जीवन में कलर ऐड करती हैं। अब वर्चुअली दुनिया के बेस्ट टीचर्स किसी को प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन एक बच्चा जो है वो स्कूल में अगर आप उसको नहीं भेजते हैं, वहाँ पर स्कूल में उसके कुछ दोस्त भी होंगे, कुछ दुश्मन भी होंगे, राइट, लव एट फर्स्ट साइट भी होगा, टीचर से लाफा भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में कलर्स ऐड करती हैं। ये वर्चुअली आपको नहीं मिल सकते, पर्टिकुलरली बच्चों को तो नहीं मिल सकते। और हमारे देश में तो आप देखिए कि फिल्मों में भी ये दिखाया जाता है, और दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिल्म्स, रियलिटी में भी ये होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और फिल्म की स्टोरीज होती है, हीरो हीरोइन जो हैं वो तब मिलते हैं एंड देन दे फॉल इन लव एंड देन द फिल्म गोज़ ऑन एंड देन लाइफ गोज़ ऑन। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में भी हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हम सब ने ट्रैवल किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में, ट्रेन में, प्लेन्स में एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा कि कैसे एक भीड़ जो बस में होती है, राइट, मीन्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक बस में, ट्रेन में अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो हम उसको भीड़ कहते हैं। और जब आप किसी नाइट क्लब में जाते हैं, किसी क्लब में जाते हैं और वहाँ पर उतने ही लोग होते हैं, देन वी कॉल इट एन एटमॉस्फेयर, कि वाह कितना अच्छा वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर इसका। दूसरी चीज़ कि जो एक बस है, राइट, खचाखच भरी एक बस है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई किसी के साथ, अनजान लोगों के साथ हम वैसे बात नहीं करते हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया के हर जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं वो जनरली बात नहीं करते हैं, मीन्स चुप बैठते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में आजकल होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन बस बिगड़ गई, उसका टायर पंचर हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो हर कोई एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने लगेगा, बातें करेगा, और दे विल बी इन देयर बेस्ट बिहेवियर, इज़न्ट इट? तो ये भी जीवन का एक पार्ट है। और हमारे स्कूल में जब, मीन्स आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस आप सबका होगा कि स्कूल में क्लास के फ्रेंड्स अलग होते हैं, हमारे जो क्लास में हम जिसके साथ बैठते हैं बेंचेस पर, तो वो फ्रेंड्स अलग हैं। बस में हम किसी और फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, उनका जॉनरा बिल्कुल अलग रहता है। तो दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल कम्यूट जो हम कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये सिर्फ A to B नहीं है या फिर B to A नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये एक फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, नए एक्सपीरियंसेस, नई पॉसिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हम ट्रैवल करते हैं। और रेगुलर बेसिस पर अगर ट्रैवल करते हैं, भले ही लगे कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वेशन रहे तो हम बहुत सारी नई नई चीज़ों को हर रोज़ देखते हैं।
इसकी कदर हमें तभी होती है जब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। अगर हम इतिहास को देखें और इतिहास और महिलाओं को देखें, तब हमें पता चलता है कि एक ऐसा वक्त था जब एक बीच में ऐसा वक्त आया जब महिलाओं की मोबिलिटी जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ऑफ कोर्स पुरुषों ने। और मोबिलिटी यानी कि आप बाहर नहीं जा सकते। और आज से कुछ सालों पहले की बात है, कुछ दशकों पहले भी महिलाओं के लिए, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, दुनिया के दूसरे देशों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो बेटियों को क्यों जॉब करने की आवश्यकता है, हमारे पास तो सब कुछ है, देन व्हाई यू नीड टू वर्क। एंड ये स्टेटमेंट्स काफ़ी एक कॉमन स्टेटमेंट्स थे। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ, साइकोलॉजिकल, फिजिकल स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल, राइट। ये सारे स्ट्रगल के बाद आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपनी मर्जी से, ज़्यादातर महिलाएं अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता से, और ख़ास करके सिटी में तो ये है ही पॉसिबल कि वो जहाँ पर जाना चाहें वहाँ पर जा सकती हैं, राइट। सो ये जो एक फ्रीडम अचीव किया है, राइट, ये फ्रीडम को ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता। और ऑफ कोर्स मैं आज अभी तक जो बातें बताई है उसमें आपको पता चल गया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 18th सेंचुरी में फ्रेंच बोटानिस्ट थी, इनका नाम था जॉन बेरे, और ये दुनिया की फर्स्ट ऐसी महिला हैं जिसने पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाया, राइट, सर्कम नेविगेशन जिसको कहते हैं, वो किया। तो उस टाइम पर तो महिलाओं को अलाउड नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहन लिए, एक हर किसी को यही लगा कि ये एक पुरुष ही है, और ऐसे करके उन्होंने, तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ फ्रीडम ऑफ बीइंग मोबाइल। मैथमेटिशियन रामानुजन साहब की बात करें तो वो कैम्ब्रिज जब जा रहे थे तो उस टाइम पर हमारे देश में ये मान्यता थी कि आप किसी समुंदर को क्रॉस करते हैं तो आपकी जाति जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, आप कास्ट में से निकाल दिए जाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। और दुनिया की सबसे पहली जो व्हील चेयर थी वो 1595 में किंग फिलिप II के लिए बनाई गई थी, किंग फिलिप II ऑफ स्पेन, ताकि वो चाहते थे कि ऐसी कोई चेयर में बैठ जाए जिससे वो उनकी मोबिलिटी एक जगह से एक कमरे से दूसरी जगह पर जा सके। एक ही जगह पर बैठे रहना जो है वो उनको बहुत ही बोरिंग लग रहा था। तो यस, थिंग्स आर गोइंग टू बी बैक टू नॉर्मल। जैसे ही वैक्सीन मिल जाएगी, आई एम श्योर जो ये ट्रैवलिंग करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ये फिर से बैक टू नॉर्मल हो ही जाएगा, और होना भी चाहिए। इसी में डेवलपमेंट है। हाँ, जिन जगहों पर हम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यही होना चाहिए और जो नॉर्मल ट्रैवलिंग है वो नहीं होना चाहिए। नो, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी एज वेल, राइट। क्योंकि अगर लोग घर पर ही बैठकर काम करेंगे तो रियल एस्टेट, फ्यूल, मोटरसाइकिल्स या फिर ऑटोमोबाइल, राइट, कितने सारे सेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगी। दैट्स एवरीथिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, अनरेस्ट इन पाकिस्तान। ये थोड़ा लेट हुआ, लेकिन जो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ कि वहाँ पर एक ऐसा अनरेस्ट हुआ। इसके पीछे मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है कि भाई पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, नॉट एट ऑल, राइट। वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की आर्मी, ISI, जिसको डीप स्टेट कहा जाता है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आर्मी और ISI यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, तो इनका इंटरफियरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है हर मामलों में, राइट। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। आपकी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए, किस देश के साथ आपको क्या रिलेशन रखना है, कहाँ पर बॉम्ब फेंकना है, ये सारी चीज़ें, सारा डिसीजन जो है वो डीप स्टेट के द्वारा लिया जाता है। पाकिस्तान में एक पैटर्न भी देखने को मिली है कि जब भी कोई लीडर जो है वो ऑपोजिशन में रहता है, तब वो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में बातें करता है कि ये किया, वो किया, और आप ये कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। और जैसे ही वो पावर में आ जाते हैं, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो पाकिस्तान की आर्मी के पपेट बन जाते हैं।
अब इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रही है। 11 ओपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर एक नया फ्रंट तैयार किया है, इसका नाम है पीडीएम यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। 2 बहुत बड़ी रैलीज पाकिस्तान में निकली और इसके पीछे रीज़न ये था कि पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज है और इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन है, गैस कट है, लॉ एंड ऑर्डर की जैसी कोई सिचुएशन नहीं है वहाँ पर। तो डिमांड ये हो रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो अपना रेजिग्नेशन दे दें। और ये दोनों रैलीज़ में ये भी बताया है कि पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये फेल रहे हैं गवर्नेंस के मामले में और वो मिलिट्री के पपेट हैं यानी कि एक कठपुतली हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। नवाज शरीफ जो फ़िलहाल लंदन में हैं तो उन्होंने वहाँ से इस रैली को एड्रेस करते हुए ये बताया कि आर्मी के जो चीफ़ हैं, आईएसआई के जो चीफ़ हैं, उन्होंने मिलकर पूरा इलेक्शन जो है वो रिग किया था, इसमें चीटिंग की थी। मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जर्नलिस्ट को परेशान करते हैं, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और दूसरे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी करप्ट करते हैं, उनको भी उनके पावर्स भी इनके हाथ में आ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन आईएसआई और आर्मी ने की है, ऐसा नवाज शरीफ साहब ने बताया है। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स on Mr. Khan's orders have focused on preparing cases to send as many members of the opposition to prison. पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीनों से अगर हम देखें तो मिस्टर खान ने ये ऑर्डर दिया है कि जो भी ओपोजिशन, जो भी रैलियाँ निकाले, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, तो उनको किसी ना किसी चार्ज में उनको जेल में डाल दीजिए। ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और पाकिस्तान में बदलाव जो है वो एक दिन तो आएगा होपफुली, लेकिन ये तब आएगा जब वहाँ के यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स जब निकलेंगे रोड के ऊपर, उनकी जब ये डिमांड आएगी, उनकी जब ये लिमिट आ जाएगी कि अब हम इस प्रकार का पॉलिटिक्स, इस प्रकार का देश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, एक जेन्यूनली एक अच्छा देश बने जिसमें क्लीन लेजिट लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पावर्स में आए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई गरीबी है, पाकिस्तान में अगर पोलियो है, तो वो भारत के लिए भी उतना ही खतरा है। पाकिस्तान में अगर टेररिस्ट लॉन्च पैड हैं तो पूरी दुनिया में टेररिज्म के लिए ख़तरा है, तो पाकिस्तान का तो सुधरना जो है वो पूरी दुनिया के हित में होगा। लेकिन ये कोई अगर बाहर की ताकतों ने करने की कोशिश की, यूएसए ने करने की कोशिश की, चाइना भी थक जाएगा, लेकिन इसका मेरे हिसाब से राइट सॉल्यूशन है उनके यंगस्टर्स, उनकी जो यंग सिटीजन्स जो हैं पाकिस्तान के, वो पढ़े लिखे यंग सिटीजन्स, सेंसिबल सिटीजन्स जो हैं, वो एक बदलाव पाकिस्तान में ला सकते हैं। तब तक तो इमरान खान के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता ही रहेगा। सूनर बेटर, कल मैंने आपको ये इन्फोग्राफिक प्रोवाइड किया था, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा बहुत, ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं कोविरैप के बारे में, कि कोविरैप जो हैं उसके फ़ायदे हैं। उसको अगर आप आरटीपीसीआर के साथ कंपेयर करें तो आरटीपीसीआर मशीन के कुछ 25 लाख लगते हैं, इसका सिर्फ 5,000 रुपया है। कोविरैप टेस्ट किट जो है उसकी कीमत है 500 रुपीज़ और आरटीपीसीआर को ऑपरेट करने के लिए आपको कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट चाहिए। कोविरैप को ऑपरेट करने के लिए बस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग एंड दैट्स इट, वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। पेंडेमिक की वजह से हमारे भी देश के साइंटिस्ट ने अपना कैलिबर जो है वो प्रूव किया है और इसी के साथ ये भी चीज़ हमारे सामने आई है कि साइंस के मामले में हमें और ज़्यादा R&D की आवश्यकता है और R&D के लिए और ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता है। ICMR ने 2 ऐसी टेस्ट को, 2 ऐसे ऑप्शंस को जो हैं वो एक अप्रूवल दिया है और इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेस्ट्स हैं जो काफ़ी स्पीडी हैं, कॉस्ट भी कम है, सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और ये इतना इजी टू ऑपरेट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर सकते हैं। आज तक लगभग हमारे देश में 10 लाख लोगों को हम टेस्ट कर रहे थे, लेकिन पहली बार 21 अक्टूबर को हमने 15 लाख लोगों को टेस्ट किया, 1.5 मिलियन लोगों को टेस्ट किया। आई एम श्योर जैसे ही ये कोविरैप और इस प्रकार की जो इजी टू ऑपरेट टेस्ट आएगी, इसका रिज़ल्ट भी फटाफट मिल जाता है, तो इससे हम 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, मे बी 5 मिलियन लोगों को हर रोज़ टेस्ट कर सके। ये बहुत ही ईजी है कंपेयर टू द नॉर्मल RT-PCR। और बहुत सारे स्टेट्स जो
टेस्ट ऑन डिमांड डिलीवर करना चाहते हैं तो वो भी ये कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसमें दो डिफरेंसेस हैं, राइट। जो लो सेंसिटिविटी वाला रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसको RT-PCR कहते हैं हम, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या होता है कि जो वायरल RNA है उसको स्वैब सैंपल में से आइसोलेट नहीं किया जाता है, और DNA जो है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द DNA बिफोर डिटेक्शन, तो ये दोनों चीज़ें नहीं की जाती है। ये दोनों स्टेप्स जो हैं, ये नई जो 2 टेस्ट अप्रूव की हैं ICMR ने, इसमें फॉलो की जाती हैं। और इसमें थोड़ा बहुत एक मिनिमम लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो गांव-गांव तक इसको जैसे ही ये मिनिमम लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, एक मोबाइल वैन भी हो सकती हैं, तो यू कैन टेस्ट मोर पीपल, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली द फ्यूचर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट करें और कोविड के आंकड़े ड्रॉप हो जाएं, और ये जब ख़त्म हो जाए उसके बाद R&D जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके ऊपर ब्रेक्स नहीं लगनी चाहिए। फंडिंग जो है वो कभी भी इश्यू R&D के लिए नहीं होना चाहिए, ताकि जो अच्छे लोग हैं वो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में ना चले जाएं। और इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, तो ब्रेन ड्रेन ना हो हमारे देश में, और हमारा टैलेंट हमारे देश में रहे, नई नई चीज़ें बनती रहें, हम नए इन्वेंशंस करते रहें, नए इनोवेशंस करते रहें, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहे। ड्राइव ए हार्डर बार्गेन एट द दिल्ली मीट। बात करते हैं 2016 के बारे में। उस टाइम पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी, और उनके काउंटर पार्ट यानी कि उस टाइम पर USA के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका नाम था जॉन कैरी। USA में फॉरेन मिनिस्टर नहीं, लेकिन वहाँ पर कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दैट इज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ USA, जॉन कैरी। तो जॉन कैरी और सुषमा स्वराज जी के बीच में अगस्त 2016 में एक डिस्कशन हुई, डिटेल्ड डिस्कशन हुई, और USA का ये आग्रह था कि भारत जो है वो पेरिस डील को साइन कर ले, राइट। पेरिस एग्रीमेंट की जो डील है उसको पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो है उसको भारत साइन कर ले, भारत इसका पार्ट बन जाए। USA के जो बाराक ओबामा थे उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया पेरिस एग्रीमेंट के, ये पेरिस एग्रीमेंट की जो मीटिंग हुई उसमें, और बहुत सारे देशों ने इसको साइन किया, क्योंकि USA के ओबामा जो हैं वो चाहते थे कि पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें कम हो, और इसमें एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी बात है पेरिस एग्रीमेंट में। तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड में ऐसा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जिन्होंने किया है, जिन्होंने जंगलों को काटा है, ये सारी चीज़ें जिन्होंने की है, और जिनकी वजह से आज ये सारे देश जो हैं वो इतने डेवलप्ड हो चुके हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिलकर USA, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेवियन देश हैं, यूरोप के तो बहुत सारे देश, कनाडा, राइट, बाकी के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जापान एक्सेट्रा, तो ये सारे देश मिलकर टोटल $100 बिलियन, 100 मिलियन नहीं है ये, $100 बिलियन हर साल फ्रॉम 2020 से ये हर साल ये देश जो है वो मिलकर इतने पैसे देंगे, और ये फंड जो है इसका नाम है ग्रीन क्लाइमेट फंड। और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो डेवलपिंग देश जैसे कि भारत, अफ्रीका के बहुत सारे देश, राइट, एशिया के बहुत सारे देश, तो साउथ अमेरिका के बहुत सारे देशों को ये पैसे दिए जाएंगे ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सके। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन देशों में जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो उनको मिटिगेट कर सके, तो इसके लिए ये फंड दिया जाएगा, ऐसा पेरिस एग्रीमेंट में लिखा गया है, राइट। और ये जो जॉन कैरी हैं उनका जो एक स्टेटमेंट था उसके बाद, ये मीटिंग के बाद, तो इस मीटिंग में मीन्स भारत को ऑन बोर्ड लाने के लिए उन्होंने ये भी बताया कि USA ये देने के लिए तैयार है, इसमें जो भी USA का कंट्रीब्यूशन होता है वो देने के लिए तैयार हैं, ओके। और फिर 8 नवंबर को 2016 में इलेक्शंस होने वाले थे, और ओबामा चाहते थे कि भारत जो है वो इलेक्शन से पहले ऑन बोर्ड आ जाए, पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर दें, और ये सारी बातचीत हुई। मिस्टर कैरी जो है वो यहाँ पर विजिट पर आए थे, और जैसे ही वो गए उसके कुछ ही दिनों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी कि भारत ने, इंडिया ने यह तय किया कि 2 अक्टूबर को
यूएन क्लाइमेट प्रोटोकॉल जो है उसको भारत रेटिफाई करेगा, यानी कि ग्रीन सिग्नल दे दिया भारत ने कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हम इसके पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ओबामा तो इलेक्शन, यानी कि उनकी पार्टी जो है वो तो इलेक्शन हार गई, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन जो थे वो मिस्टर ट्रंप के सामने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो हार गए और रिपब्लिकन्स यानी कि मिस्टर ट्रंप जो हैं वो जीत गए। एज वी ऑल नो, मिस्टर ट्रंप ने ये बताया कि पेरिस एग्रीमेंट जो है ये एक फेलियर है। उन्होंने यूएसए को, एक देश ऐसा जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा जो हैं वो यूएसए को पेरिस एग्रीमेंट का एक लीडर थे, और उनके बाद जो प्रेसिडेंट आते हैं उन्होंने तो इसमें से अपने उस देश को ही निकाल दिया, इस फंड को देने से मना कर दिया। और भारत के बारे में तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए कि ये पैसों के लिए भारत जो है वो इसका पार्ट बन रहा है। रियलिटी में भारत को इसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसे चाहिए इसलिए आप लोग इसके पार्ट बन जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया था। अब माइक पोम्पियो जो हैं वो नेक्स्ट वीक भारत की विजिट पर आ रहे हैं, और वहाँ पर इलेक्शंस अब दूर नहीं हैं। 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक वो अलग अलग देशों में, भारत, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, तो श्रीलंका में भी एक डिफेंस की डील करनी है, मालदीव्स में भी एक डिफेंस की डील है, भारत के साथ बहुत सारी डील्स करनी है। तो ये सारी डील्स के लिए आएंगे। और यहाँ पर जो मेन उस टाइम पर पेरिस एग्रीमेंट मेन चीज़ थी, आज इंडो पैसिफिक जो है वो एक हॉट टॉपिक होगा उनके विज़िट का। और वो चाहेंगे कि चाइना के ख़िलाफ़ ये हम सब देश मिलकर, जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं, जो फ्री नेशंस हैं, वो मिलकर काम करें और चाइना को कंट्रोल करें। हमें पता है कि चाइना के साथ हमारे चैलेंजेस जो हैं वो चल रहे हैं। चाइना हमारा एक पड़ोसी देश है, यूएसए हमारा पड़ोसी देश नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चाइना जो गलत चीज़ें कर रहा है उसको हमें सहना चाहिए, लेकिन एक रियलिटी है कि चाइना हमेशा हमारे नज़दीक का एक देश रहेगा, एक पड़ोसी देश है, इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इसमें कोई तीसरा देश बीच में ना आ जाए। और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है भारत सरकार ने कि चाइना के साथ जो भी हमारा इश्यू है उसको हम बायलैटरली, यानी कि ये दोनों देश ही मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जस्ट इमेजिन कि आप यूएसए को बुलाइए और रशिया को बुलाइए, राइट, यूके, फ्रांस, इन देशों को बुलाकर आप कहते हैं कि देखिए ये हो रहा है, आप बॉर्डर पर अपने सोल्जर्स लगा दीजिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सारे देश जो हैं वो हमारे गॉडफादर हैं और हम एक इंडिपेंडेंट देश। फिर वो क्या ये देश सिर्फ इतना ही करेंगे, उसके बाद वो हमें दूसरी प्रकार के प्रेशर्स करेंगे। तो इट इज़ बेटर कि ये चाइना और इंडिया के बीच में जो इश्यू है वो हम मिलकर दोनों बायलैटरली सॉल्व करें। दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। दूसरी चीज़, क्या पता मिस्टर ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे ही, अगर वो नहीं जीतते हैं तो फिर तो फिर क्या होगा? अगर वो जीत जाते हैं तो क्या गारंटी है कि वो चाइना के साथ और ज़्यादा ये जो उनके जो ट्रेड वॉर और ये सारी चीज़ें चल रही है वो आगे ही बढ़ाते जाएंगे? वी डोंट नो, और इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट दुश्मन। हाँ, बाकी की चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल कोऑपरेशन है, एक बेका नाम का एक एग्रीमेंट है, वो हम साइन कर सकते हैं। एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है इंडिया यूएसए डिफेंस डील का। फिर इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट हो जाएगा मालाबार एक्सरसाइज का। तो पूरा क्वाड जो है वो मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। दैट्स ओके, दैट्स फाइन, ये अच्छी बात है। चाइना के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर बढ़ता है तो दैट्स ओके। ट्रेड को लेकर हमें ज़्यादा नेगोशिएशंस करने चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम। यूएसए को कुछ चाहिए तो लेट्स टेक इट फ्रॉम देम एज वेल, कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हैं वो हटा दी जाए। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में से हमें निकाला गया तो उसमें हमें ऐड किया जाए। 5G टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की जाए। और रशिया से जो हम S-400 मिसाइल ख़रीदने वाले हैं, तो फिर ये जो कादसा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, तो ये कादसा के सैंक्शंस जो हैं वो भारत के ऊपर ना लगाए जाए। अगर हम रशिया से S-400 मिसाइल ख़रीदते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए, हमें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो भारत टेबल के ऊपर रख सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, और ये सारी डील्स हमें हमारे तरफ खींचनी चाहिए, क्योंकि आज अभी इलेक्शन के माहौल में यूएसए को हमारी ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा ज़रूरत है। That's basically everything from my side. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.